अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द पेनक्रियास। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजी एनाटॉमी। ठीक है। तो अगर हम पेनक्रियास की बात करें, सो पेनक्रियास हमारे बॉडी का एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्लैंड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस काइंड का ग्लैंड है, क्या ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्या ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो डियर स्टूडेंट योर आंसर डेफिनेटली विल बी कि जो हमारा पेनक्रियास है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम भी करता है एंड ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम भी करता है। तो दैट्स वाई हम पेनक्रियास को एक स्पेशल नाम देते हैं। व्हाट इज दैट कि पेनक्रियास को हम कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। This is known as heterocrine gland of the body because इसका कुछ पोर्शन एक्सोक्राइन होता है एंड इसका कुछ पोर्शन जो है वो एंडोक्राइन होता है। तो डियर स्टूडेंट जो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है, एक्सोक्राइन पोर्शन वो बहुत ज़्यादा होता है, एक्सोक्राइन पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है एंड पेनक्रियास में जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो कितना होता है, वो ऑलमोस्ट 98% होता है, ऑलमोस्ट 98% होता है। इन कंट्रास्ट टू दैट जो एंडोक्राइन पोर्शन है, एंडोक्राइन पोर्शन है जिसको आइलेट ऑफ लैंगरेंस भी कहते हैं, तो एंडोक्राइन पोर्शन बहुत कम होता है एंड एंडोक्राइन पोर्शन पेनक्रियास में ऑलमोस्ट होता है 2%। कितना होता है? 2% होता है। अब जो हमारा एक्सोक्राइन पोर्शन है ना, ये क्या करता है, हमारा एक्सोक्राइन पोर्शन बेसिकली प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव जूस या जिसको कहते हैं एंजाइम्स। ठीक है। तो दिस एक्सोक्राइन पोर्शन इज प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, या डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है एक्सोक्राइन पोर्शन। एंड जो हमारा एंडोक्राइन पोर्शन है ये क्या प्रोड्यूस करता है डियर स्टूडेंट, ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स को, ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स को। ठीक है डियर स्टूडेंट, so this is basic difference between these two parts। तो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे देखें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमारे पास लिखा हुआ है कि दिस इज हेट्रोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड एंड दिस हैज एक्सोक्राइन पोर्शन दैट इज 98 to 99%। ठीक है। एंड जो हमारा एंडोक्राइन पोर्शन है दैट इज 1 to 2%, जिससे हमारे हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद जो हमारा पेनक्रियास होता है, सपोज करते हैं दिस इज अवर पेनक्रियास। ठीक है। सो हमारे पेनक्रियास के बाहर एक कवरिंग होती है एंड उस कवरिंग को हम कहते हैं कैप्सूल ऑफ द पेनक्रियास। ठीक है। जो कैप्सूल होता है वो पेनक्रियास को इंटायरली कंप्लीटली कवर अप करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, कैप्सूल हमारे पेनक्रियास को कंप्लीटली कवर अप करता है। अब इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कैप्सूल इज आल्सो दैट कि जो हमारा कैप्सूल होता है ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करता है एंड कैप्सूल अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करके क्या बनाता है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करके बनाता है सेप्टा। क्या बनाता है? सेप्टा बनाता है। एंड ये सेप्टा अब जो है ये क्या करता है, सेप्टा पेनक्रियास को डिफरेंट लोब्यूल्स में डिवाइड करता है, पेनक्रियास को डिफरेंट लोब्यूल्स में डिवाइड करता है। एंड डियर स्टूडेंट ये जो सेप्टा होता है इसकी खास बात ये होती है कि ये जो सेप्टा है ना, दिस इज कंटेनिंग ब्लड वेजल्स, दिस इज कंटेनिंग ब्लड वेजल्स एंड एज वेल एज नर्व्स। इसमें ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स दोनों होती हैं। तो दैट्स वाई ये जिस लोब्यूल ऑफ पेनक्रियास के पास जाता है ना, तो उसको ब्लड सप्लाई के साथ साथ नर्व सप्लाई भी देता है। सो सेप्टा की इम्पॉर्टेंस सिर्फ ये नहीं है कि वो पेनक्रियास को डिफरेंट लोब्यूल्स में डिवाइड कराए, बट इसकी इम्पॉर्टेंस ये भी है कि दिस इज कैरिंग ब्लड वेजल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। तो ये जहाँ जहाँ तक एक्सटेंड करता है वहाँ तक नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई
प्रोवाइड करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे यू कैन अप्रिशिएट हेयर ऑल्सो के दिस इज अवर इंटरलोब्यूलर सेप्टम। ठीक है, दो लोब्यूल्स के दरमियान जो सेप्टम है, दिस इज द इंटरलोब्यूलर सेप्टम। अगेन यू कैन अप्रिशिएट हेयर ऑल्सो इन दिस यू कैन से सेक्शन हेयर ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि थिन कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, जो मैंने आपको पहले बताया, जो मैंने येलो में ड्रा किया, ये इनक्लोज करता है इंटायर पेनक्राटिक ऑर्गन को स्मूथली। ठीक है, एंड ये सेप्टा एंड लोब्यूल्स की फॉर्मेशन करता है। किस तरह से करता है कि ये एक्सटेंड करता है इनवर्ड फ्रॉम द कैप्सूल एंड पार्टीशनिंग द ग्लैंड into distinct histological lobules। ठीक है, फिर वो वहाँ पे जाके वैस्कुलर एंड न्यूरल कंडक्शन करता है, मीन्स के जो सेप्टा होता है वो कन्वे करता है ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक्स, नर्व्स एंड इंटरलोब्यूलर डक्ट्स को। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू अदर स्लाइड हेयर। यहाँ पे है एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेनक्रास। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स या पेनक्रेटिक जूस बनाएगा। ओके, अब ये जो एक्सोक्राइन पोर्शन है पेनक्रास का, यू कैन सी हियर दिस इज इट्स एक्सोक्राइन पोर्शन। ठीक है, एंड दिस एक्सोक्राइन पोर्शन इज द मेजर पोर्शन। इसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग डियर स्टूडेंट। द फंक्शनल यूनिट of the exocrine portion is the serous acinus, या simply you can say this acinus only। ठीक है, तो इस एक्सोक्राइन पोर्शन को हम क्या कहते हैं? एसिनस कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिनस। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैनक्रियास, दैट इज नोन एज एसिनस। अब ये जो हमारा एसिनस होता है, इसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं। एसिनस में दो मेन किस्म के सेल्स होते हैं। एक सेल्स होते हैं जिन सेल्स को कहते हैं एसिनार सेल्स। क्या कहते हैं? एसिनार सेल्स कहते हैं। एंड यहाँ पे अदर काइंड ऑफ सेल्स भी होते हैं, एंड उन सेल्स को हम कहते हैं सेंट्रो एसिनार सेल्स। सेंट्रो acinar cells। So this has two main kind of cells। Okay, अब ये जो you can appreciate here, suppose करते हैं मैं इस portion को थोड़ा सा limited रखता हूँ। So this portion is containing two kind of cells। ठीक है, इसमें दो किस्म के cells हैं। ये जो आपको light pink कलर के cells नजर आ रहे हैं, these cells are known as acinar cells। ये हमारे एसिनार सेल्स हैं। एंड जो लाइट ब्लू कलर के सेल्स हैं, दीज आर सेंट्रो एसिनार सेल्स। एंड ये दोनों सेल्स आपस में मिलके, इन साथ में एक ये जो डक्ट है, ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या? ये दोनों मिला के बनाते हैं हमारे पास एसिनस। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिनार एंड सेंट्रो एसिनार सेल्स विथ इट्स डक्ट, this whole combination is the functional unit, that is the acinus। अब ये जो acinus है, जिसमें different kind of acinar and centroacinar cells नजर आ रहे हैं हमें, इनकी क्या मॉर्फोलॉजी है, इनके क्या पार्ट्स हैं, now we are discussing that। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम कंसीडर करें एक acinar सेल को, तो सपोज करते हैं दिस इज अवर वन acinar सेल। ठीक है, so you can see here this is a cone shaped cell। this is a cone shaped cell। again this is a acinar cell, this is a cone shaped cells। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट एसिनार सेल्स होते हैं ना, ये रेस्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, ऑल दी एसिनार सेल्स आर रेस्टिंग ऑन अ मेम्ब्रेन। दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट? दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज basement membrane। that is known as basement membrane। अब अगर इन सेल को देखें तो these cells are cone shaped, या सिंपली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि these cells are triangular in shape। ओके, एंड इस सेल के
टू मेन पार्ट्स होते हैं। एक ये पार्ट आपको ऊपर वाला नजर आ रहा है, दिस इज द बेस ऑफ कोन ना, ये कोन का बेस होता है, ये कोन की अपेक्स होती है। इतनी तो मैथमेटिक्स आपको आती होगी ना, ठीक है। तो एक ये बेस वाला पार्ट होगा, दूसरा अपेक्स वाला। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको, इस ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं बेसोफिलिक बेस, ठीक है। तो इस ऊपर वाले इस पार्ट को हम कहेंगे क्या, बेसोफिलिक, इसको हम कहेंगे बेसोफिलिक बेस, ठीक हो गया। एंड ये जो आपको नीचे पोर्शन नजर आ रहा है, दैट इज कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज व्हाट, दिस पोर्शन इज known as apical zymogen domain. This portion is known as apical zymogen domain. ठीक हो गया। So again the same thing will be repeated in other cells. Again this is the basophilic base, ठीक है। This will be apical zymogen domain. This will be basophilic base and this will be apical zymogen domain. अब dear student, जो बेसोफिलिक बेस वाला पार्ट होता है ना, इस पार्ट में मौजूद होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर रिचली प्रेजेंट इन द बेसोफिलिक बेस। तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो दैट्स वाई यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसोफिलिक बेस वाले पार्ट में प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू presence of the rough endoplasmic reticulum. So here this part will be concerning with the production of protein. तो जैसे ये पार्ट प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है ना, तो देन वो प्रोटीन आ जाती है कहाँ पे, वो प्रोटीन आ जाती है नेक्स्ट पार्ट में, जिसको एपिकल ज़ाइमोजिन डोमेन कहते हैं। यहाँ पे मौजूद होते हैं ग्रेन्यूल्स, जिन ग्रेन्यूल्स को हम कहते हैं ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, दीज आर दी ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स। एंड ये ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं कि जो बेसोफिलिक बेस ने प्रोटीन प्रोड्यूस की है ना, उस प्रोटीन को ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स स्टोर करेंगे। क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि एपिकल ज़ाइमोजिन डोमेन पार्ट इज कंसर्निंग विद स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड बेसोफिलिक बेस इज कंसर्निंग विद प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। अब सवाल मैं आपसे ये करता हूँ कि जो यहाँ पे प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है, ये प्रोटीन किस शक्ल में प्रोड्यूस होगी। तो ये स्टूडेंट, ये जो प्रोटीन जहाँ पे प्रोड्यूस होगी ना, वो एंजाइम्स के शक्ल में प्रोड्यूस होगी। एंड ये वो कौन सा एंजाइम्स होंगे, ये वो एंजाइम्स होंगे जो आगे जाके जाएंगे ड्यूडेनम में एंड एसिडिक काइम के ऊपर एक्ट करेंगे एंड वहाँ पे जाके फूड को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है, दिस प्रोटीन विल बी इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, एंड ये वो एंजाइम्स होंगे जो आगे जाके जाएंगे कहाँ पे, ये आगे जाके जाएंगे ड्यूडेनम में एंड जाके एसिडिक काइम के ऊपर एक्ट करेंगे एंड फूड की जो डाइजेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे डक्ट्स मौजूद है ना, यहाँ पे डक्ट्स मौजूद हैं। तो जैसे ही हमारे पास यू कैन से फूड आता है ड्यूडेनम में ना, तो ये जो सेल्स है हमारे एसिनार सेल्स, इनका जो ये अपेक्स है, ठीक है, इसको एपिकल ज़ाइमोजिन डोमेन कहते हैं। ये बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस अपने प्रोटीन्स को, अपने एंजाइम्स को, अपने जूस को रिलीज करता है एंड वो फिर इन डक्ट्स के थ्रू अल्टीमेटली जाएगा कहाँ पे, अल्टीमेटली जाएगा हमारे ड्यूडेनम तक। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि जो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है या फंक्शनल यूनिट है एक्सोक्राइन पोर्शन का, दैट इज व्हाट, दैट इज द सेरस एसिनस। ठीक है, एंड दिस इज 98 to 99% ऑफ टोटल पैनक्रियाटिक वॉल्यूम। ओके, एंड दिस फंक्शनल यूनिट इज कंटेनिंग एसिनार सेल्स। एसिनार सेल्स की मॉर्फोलॉजी क्या है कि ये पायरामिडल सेरस सेल्स होते हैं जो रेस्ट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ओके, इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बेसोफिलिक बेस। इन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बेसोफिलिक होता है बिकॉज ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एपिकल ज़ाइमोजिन डोमेन
इन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो फिल्ड होता है इओसिनोफिलिक ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स से। एंड ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स क्या करता है, एंजाइम्स को या प्रोटीन को यहाँ पे स्टोर करता है। यहाँ पे यह भी लिखा हुआ है कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो बेजल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। एंड फिर जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो एंजाइम्स को पैक किया जाता है एपिकल ग्रेन्यूल्स में, फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू उसको सेंड किया जाता है डक्ट सिस्टम के अंदर। अब नाउ वी आर मूविंग टू अनदर स्लाइड जिसमें लिखा हुआ है ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स मैंने आपको बताए थे कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये एपिकल ज़ाइमोजिन डोमेन में मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंड दे आर कंसर्निंग विद द एंजाइम्स स्टोरेज। ठीक है, एंड वो जो एंजाइम्स यहाँ पे स्टोर होते हैं वो प्रो एंजाइम्स होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स होते हैं, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं हो सकते। अगर वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं ना एंजाइम्स, तो वो एंजाइम्स खुद पेनक्रियास को डाइजेस्ट कर देते हैं। किसको? पेनक्रियास को डाइजेस्ट कर देते हैं। एंड अगर पेनक्रियास के एंजाइम्स ही पेनक्रियास को डाइजेस्ट करेंगे तो दिस विल बी नोन एज ऑटो डाइजेशन। ये आर्गन के लिए खुद के लिए नुकसानदेह होती है कि अगर उसमें ऑटो डाइजेशन हो रही है तो। ठीक है, तो दैट्स वाई वो जो एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे थे ना हमारे इस पार्ट के अंदर, जिसको बेसोफिलिक बेस कह रहे थे। ठीक है, तो दीज एंजाइम्स या दीज प्रोटीन्स वर दी इन इनएक्टिव फॉर्म, एंड इनएक्टिव एंजाइम्स को हम कहते हैं प्रो एंजाइम्स। क्या कहते हैं? प्रो एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रो एंजाइम्स जो हैं वो उनकी स्टोरेज होती है। ठीक है, कहाँ पे? ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स के अंदर। ठीक है, एंड वो एंजाइम्स होते कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन फॉर द प्रोटीन्स, प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज अगेन दिस इज फॉर द प्रोटीन्स, लाइपेज फॉर द लिपिड्स, अमाइलेज फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स, एलेक्टेज अगेन फॉर द प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियसेस। ये एंजाइम्स होते हैं जिनकी प्रोडक्शन होती है। फिर उन एंजाइम्स को एक्टिवेट किस तरह से की जाती है? तो जब ये एंजाइम्स हमारे ड्यूडेनम में आते हैं ना, तो वहाँ पे ड्यूडेनम एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। उस एंजाइम को हम कहते हैं एंटेरोपेप्टाइडेज। क्या कहते हैं? एंटेरोपेप्टाइडेज। तो एंटेरोपेप्टाइडेज ये क्या करता है? ये इन हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है, प्रो हार्मोन्स को कन्वर्ट करता है एक्टिव हार्मोन्स में। ठीक है, कौन? एंटेरोपेप्टाइडेज। ठीक है, अच्छा, एक्टिव हार्मोन। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर प्री मैच्योर एक्टिवेशन हो गई ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स की, ठीक है, तो इससे अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकती है। एंड जो एंजाइम्स हैं वो ऑटो डाइजेशन कर सकते हैं पेनक्रियाटिक पैरेन्काइमा की। Now we are moving to another slide here. These are that is about the centroacinar cells and the ducts. डक्ट्स मैंने आपको बताएंगे कि डक्ट का काम क्या होता है। डक्ट का काम ये होता है कि जो एंजाइम्स या प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनको यू कैन से ट्रांसफ़र करना। ठीक है, उनको ड्यूडेनम तक पहुंचाना, ये काम डक्ट्स का होता है। ठीक है, दीज डक्ट्स कैन बी इंटरलोब्यूलर, इंट्रालोब्यूलर। ठीक है, एंड सेंट्रोएसिनार सेल्स ये क्या करते हैं? मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे डायग्राम में। These cells which are light blue in color, these are the centroacinar cells. ये centroacinar cells एक important fluid produce करते हैं। ठीक है, ये important fluid produce करते हैं। एंड उस fluid में होता क्या है डियर स्टूडेंट? उस fluid में होता है एक important आयन जिसको कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। क्या कहते हैं उसको? बाइकार्बोनेट आयन। अब ये जो बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रोएसिनार सेल्स, ये बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड क्या करता है? बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड बेसिकली ये जो एसिडिक काइम आया है स्टमक से, उस एसिडिक काइम की एसिडिटी को खत्म करता है। एसिडिक काइम की एसिडिटी को खत्म करता है बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड। सो दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ द सेंट्रोएसिनार सेल्स। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सेंट्रोएसिनार सेल्स हैं, दे आर पेल स्टेनिंग सेल्स लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ एसिना। जो एसिना होता है उसके सेंटर में ये मौजूद होते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज सेंट्रोएसिनार। ठीक है, दीज आर यूनिक हैलमार्क रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द पैनक्रियाज। ये सेल्स सिर्फ पैनक्रियाज में होते हैं। ठीक है,
ये सीक्रेट करते हैं वाटरी बाइकार्बोनेट रिच फिल्ड टू न्यूट्रलाइज एसिडिक गैस्ट्रिक काइम इन द ड्यूडेनम। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे जो एंजाइम्स प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, हमारे एसिनार सेल्स में, वो किस तरह से बाहर ड्रेन होते हैं, उनकी ड्रेनेज किस तरह से होती है। तो सबसे पहले जो एंजाइम्स हैं वो एसिनस में बनते हैं, ठीक है। एसिनस में हमारे पास कौन से सेल्स जो है वो एंजाइम्स या प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं, एसिनार सेल्स बना रहे होते हैं। एसिनार सेल्स अपना फ्लूइड रिलीज करते हैं, देन सेंट्रो एसिनार सेल्स में वो फ्लूइड आता है। सेंट्रो एसिनार सेल्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैंने आपको भी बताया, बाइकार्बोनेट रिच फिल्ड। देन वो फ्लूइड जाता है इंटरकैलेटेड डक्ट में, देन जाता है इंट्रालोब्यूलर डक्ट में, देन जाता है इंटरलोब्यूलर डक्ट में, देन जाता है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में, एंड अल्टीमेटली हमारा फ्लूइड जाता है कहाँ पे, ड्यूडेनम में जाता है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू अदर स्लाइड दैट इज कंसर्निंग विद द आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस है, दिस इज द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेनक्रियास। ये पेनक्रियास का एंडोक्राइन पोर्शन है एंड ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है। एंड हार्मोन्स तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज दिस इज आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस में 5 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, तो 5 डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे। बट जो मेजर हार्मोन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो हम बहुत ज़्यादा कॉमनली डिस्कस कर रहे होते हैं, दीज आर दी इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। अब ये स्टूडेंट अगर हम हिस्टोलॉजिकल पिक्चर देखें हमारे पैनक्रियास की, सो यहाँ पे देखें जो आपको ब्लैक सर्कल के अंदर जो पोर्शन नजर आ रहा है, दिस वन पोर्शन, दिस इज द आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। इसके बाहर वाला ये जो पोर्शन है, दैट इज द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैनक्रियास। इनके अपीयरेंस में डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा एक्सोक्राइन पोर्शन है ये डार्क ब्लू या डार्क पर्पल होता है, ये डार्क ब्लू या डार्क पर्पल होता है। एंड इन कंट्रास्ट टू इट जो हमारा एंडोक्राइन पोर्शन है या आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, ये बेसिकली लाइट पिंक होता है, ये लाइट पिंक इन कलर होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, एंड ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस है, ठीक है, दिस पोर्शन व्हिच इज इनसाइड द ब्लू सर्कल, इसमें 5 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, 5 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं। एंड इस पोर्शन की खास बात यह है कि इस पोर्शन में ब्लड कैपिलरीज का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। दिस पोर्शन इज कंटेनिंग रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अब डियर स्टूडेंट, ये यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं इन दिस एंडोक्राइन पोर्शन, इन कैपिलरीज की एक खास बात होती है। वो खास बात क्या है कि ये जो कैपिलरीज है ना, इन कैपिलरीज में होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, ठीक है, कैपिलरीज में होल्स होते हैं, सुराख होते हैं। एंड ऐसी कैपिलरीज जिनके अंदर होल्स या सुराख पाए जाते हैं, ऐसी कैपिलरीज को हम पता है क्या कहते हैं, ऐसी कैपिलरीज को हम कहते हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। ऐसी कैपिलरीज को हम फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज कहते हैं। अब ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज किस तरह से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो डियर स्टूडेंट, जो कैपिलरीज यहाँ पे मौजूद है जिनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं ना, तो उन सुराखों की, इन होल्स की यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस क्या है कि एंडोक्राइन पोर्शन जैसे ही अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है ना, तो आफ्टर द प्रोडक्शन के बाद वो जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्ट इन होल्स में चले जाते हैं। प्रोडक्शन के बाद वो हार्मोन्स इजीली चले जाते हैं इन होल्स में, इन फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में। फिर वो कैपिलरीज उनको यहाँ से लेके ब्लड में ऐड कर देगी, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हेयर, कि डायरेक्ट जो यहाँ पे हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको इनटेक या अपटेक किया जा सकता है, लाइक एज इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हेयर। व्हाई? बिकॉज इस पोर्शन में तो कोई डक्ट है नहीं, दिस इज डक्टलेस पोर्शन, दैट्स वाई यहाँ पे फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज डायरेक्ट हार्मोन्स को अपटेक करती हैं। तो हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस इसकी क्या है इस पोर्शन की, दिस इज द पेल स्टैनिंग, ठीक है। राउंडेड क्लस्टर्स में सेल्स होते हैं इनके, ठीक है। वेस्कुलर नेटवर्क होता है यहाँ पे,
एक्सटेंसिवली वेस्कुलराइज्ड नेटवर्क है विद रिच फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी बेड्स, ठीक है। हार्मोन्स आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू कैपिलरीज फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके जी, नाउ वी आर मूविंग टू दी सेलुलर डाइवर्सिटी इन आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। कि आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस में कितने टाइप के सेल्स होते हैं, तो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, यहाँ पे 5 किस्म के सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास बीटा सेल्स जो है सबसे ज़्यादा होते हैं, 60 to 70% होते हैं सेल्स, एंड ये इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एंड ये जो हार्मोन होता है इंसुलिन, ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, बिकॉज ये सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है, ग्लाइकोजेनेसिस को प्रोमोट करता है। देन वी हैव अनदर काइंड ऑफ सेल्स, अल्फा सेल्स, व्हिच आर 20 to 25%, ठीक है। ये ग्लूकागोन की प्रोडक्शन करते हैं ये सेल्स, एंड ये ब्लड की ग्लूकोज लेवल को रेज करते हैं बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं, या ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स के नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ये ग्लूकोज बनाते हैं। Then we have another kind of cells here. These are the delta cells. Delta cells are 5 to 10%, and ये somatostatin हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। somatostatin हार्मोन क्या करता है, ये रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, इनके रिलीज को या इनके सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। क्या सपोज करते हैं अगर बीटा सेल्स इंसुलिन सीक्रेट कर रहे हैं ना, तो इंसुलिन वो एक रेंज में रिलीज करें, ज़्यादा मतलब मोर देन लिमिट रिलीज ना करें, ठीक है। सो दिस थिंग इज कंट्रोल्ड बाय द सोमैटोस्टैटिन। सेम स्टोरी विल बी रिपीट फॉर द ग्लूकागोन। देन वी हैव अनदर काइंड ऑफ सेल्स, एंड दीज सेल्स आर नोन एज पीपी सेल्स, या जिनको एफ सेल्स कहते हैं। ये पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इस हार्मोन को रिलीज करेंगे, जो पेनक्रियाटिक एंजाइमेटिक सीक्रेशन को कंट्रोल करेगी, एंड साथ में गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन जब एसिडिक टाइम आएगा, ठीक है। एंड देन वी हैव अनदर काइंड ऑफ सेल्स, दीज आर द एप्सिलॉन सेल्स। ये लेस देन 1% होते हैं। इनसे जिरेलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो भूख का हार्मोन होता है, जो एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, एंड हंगर सीक्रेशन उसको सेंट्रली ब्रेन में जाके कंट्रोल करता